योग का अर्थ होता है जोड़ना, एडिंग करना, कनेक्ट होना अपने साथ, अपने सांसों के साथ, मन के साथ, जहाँ पर सजगता का विकास हो। हम किसी भी कार्य को करते हैं, हम कितने सजग होते हैं, हम वहाँ पे इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। हम हमेशा जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होते नहीं हैं, हम कहीं अलग होते हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं आचार्य मनोरंजन जी, जो कि योग टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं योगा में। और आज हम इनसे जानेंगे कि योगा आज के समय में क्यों जरूरी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आचार्य मनोरंजन जी से। मनोरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद जी। मनोरंजन जी, सबसे पहले हम योग के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी कि आपने क्या क्या किया है और योग टीचर बनने से पहले, एक्सपर्ट बनने से पहले आप क्या थे। योग का मतलब होता है जोड़ना या जोड़ना। युजते अनिल इति योगा, जहाँ पे शरीर मन सांसों के साथ एकत्रित हो पाते हैं और जहाँ पे सजगता का विकास होता है। योग का शाब्दिक अर्थ यही होती है, शरीर मन और सांसों के साथ जोड़ना और वहाँ पर सजगता का विकास होना। इसकी जो क्लासिकल जो इसकी परिभाषा है, युजते अनिल इति योगा, ज्वाइनिंग बिटवीन आत्मा टू परमात्मा रेडिकुलर योगा। जैसा आपने मेरे से पूछा कि हमारे योग से पहले हमारी क्या भूमिका थी, हम क्या करते थे, तो योग के बारे में सुनता तो था भी, आसन होती है, प्राणायाम होती है, लेकिन आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, इसको सही से डिफाइन नहीं कर पाते और समझते भी नहीं थे हम। सबसे पहले मुझे बिहार स्कूल योगा मुंगेर के बारे में बताया किसी ने। वर्ल्ड का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है बिहार योग विद्यालय मुंगेर, यहाँ पे योग की पढ़ाई होती है, गुरु आश्रम में वहाँ आसन की पालन की जाती है, उसी अनुशासन का, उसका जो डिसिप्लिन होती है उसके बारे में। तब शायद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, हमने इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से हमने स्नातक किया है प्रतिष्ठा उसमें ऑनर्स सब्जेक्ट से बिहार विश्वविद्यालय में रिपोर्ट से। तो मैं पहले अप्लाई किया था मुंगेर में, लेकिन संयोगवश हमारी वहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो हमारी एडमिशन नहीं हो पाई। तो हम पहले गए एस व्यासा बेंगलोर, वहाँ से एक महीने कोर्स किया था, तो थोड़ी बहुत चूक को समझना शुरू हो गया, फिर योग है क्या, स्टेटिक कोर्स थी वहाँ से। फिर अगेन हमने वहाँ से अप्लाई किया मुंगेर को, तो दोबारा हमारी सिलेक्शन हुई। कुछ प्रोसीड्यूर होती है एडमिशन होने की, सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद अंततः हमारी वहाँ फाइनल हमारी सिलेक्शन हुई और हमने वहाँ से यौगिक साइंस डिप्लोमा कोर्स किया योगा क्षेत्र में। अच्छा। फिर हमने मास्टर डिग्री किया योगा के क्षेत्र में अलग इंस्टीट्यूट से, और फाइनली 20 साल से हम इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो मेरा एक प्रोफेशन भी है, एक पैशन है, जो को हम जीते हैं, तो लोगों को जीने की सलाह देते हैं। प्रोफेशन तो है, पैशन आपके अंदर ये कब जागा कि आपको योगा टीचर बनना चाहिए? ये जब हम बहुत बच्चे थे ना, तो मेरे मन में आती थी कि कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कुछ कार्य करें, अपने लाइफ को हम वहाँ उस टर्निंग पॉइंट पे लेके जाएं। कि मेरे मन में प्रश्न आती थी कि जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या वजह है आने का, और अंदर में करना क्या है। तो हालांकि मैंने साइंस की पढ़ाई की है, आर्ट्स की पढ़ाई की है, लेकिन जो मुझे एसेंस चाहिए था लाइफ का ना, हमें कहीं समझ नहीं आ रही थी। तो फिर धीरे धीरे उस बुक को हमने पढ़ना शुरू किया, आचार्य रजनीश की बुक को, फिर अध्यात्म की थोड़ी सी वहाँ से समझ आनी शुरू हुई। फिर बाद में जब हम स्वामी अपने गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी के सानिध्य में गए, उनके आश्रम में बिहार योग विद्यालय मुंगेर, तो थोड़ी सी वो जो हमारे अंदर में जो ज्वाला थी वो प्रखर हुई कि नहीं, लाइफ तो यहाँ से स्टार्ट होती है, जीवन यहाँ से स्टार्ट होती है और जीवन का लक्ष्य कुछ और होता है। तो फिर धीरे धीरे हमारी इसमें इंटरेस्ट बढ़ती चली गई योग के क्षेत्र में। अच्छा, तो आप योगा में आ गए और योगा टीचर बन गए। अच्छा, अभी आपने बताया कि योग में आपका इंटरेस्ट जागने का कारण क्या था,
बात अगर योग की जाए तो आजकल योगा, आज के जो योग हैं और जो पहले योगा करते थे योग हैं, दोनों में फर्क नजर आया है आपको? देखिए, एक्चुअली योगा तो है नहीं, उसको योग कहते हैं। योगा तो एक प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। तो योग, जैसे मैंने पहले बताया कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, एडिंग करना, कनेक्ट होना अपने साथ, अपने सांसों के साथ, मन के साथ, जहाँ पर सजगता का विकास हो। हम किसी भी कार्य को करते हैं, हम कितने सजग होते हैं, हम वहाँ पे इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। हम हमेशा जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होते नहीं हैं, हम कहीं अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बस माइंड भागती रहती है, वॉन्डिंग माइंड है। तो ये मन का तो काम, ये तो उसकी प्राकृतिक स्वभाव है, ये भागना है, उसको पकड़नी पड़ती है। उसको कैसे पकड़ सकते हैं? हाँ, किस माध्यम से? उसको, उसका एक पार्ट है। यदि हम योग में आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की एक एक सीढ़ियों को चढ़ते जाएं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में वो सजगता का विकास होता है। हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं। यम इज ए सोशल कोड, इस समाज में आपको कैसे व्यवस्थित रहना है, वो यम सिखाती है। पतंजलि योग सूत्र के जो अष्टांग जो योग हैं, जो 8 अंग होते हैं, 8 लिम्स ने योगा, अष्टांग योगा पतंजलि योग सूत्र में मेंशन किया गया है। तो पहला होता है यम होता है, फिर दूसरा नियम होती है, फिर आसन तीसरे अंग में आती है। यम का मतलब? यम का मतलब होती है सोशल कोड, कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे ये रहने की कुछ न कुछ एक नियम होती है, कुछ कायदे होती हैं। जैसे यम 5 होते हैं, सत्य, अस्त्य, अहिंसा, परम। तो वहाँ पे जहाँ सत्य की बात, जहाँ तुष्टनेस होती है, जहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जहाँ अस्त्य की बात होती है, जहाँ पर अपरिग्रह की बातें होती है। तो समाज में रहने के लिए आपको सत्यता अनिवार्य है, तुष्टनेस बहुत अनिवार्य है, कि हम एक दूसरे पर कैसे ट्रस्ट करें। अहिंसा, नॉन वायलेंस। केवल वेजिटेरियन होना अहिंसा का प्रतीक नहीं है, मन, कर्म और वचन से अब जब अहिंसक होते हैं तो उसकी एक अंदर में आपकी ऊर्जा का स्रोत होता है। आपके परिवेश में आपके प्रति लोगों की एक आकर्षण बढ़ती है, आप एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जीव हो, या छोटी जीव हो या बड़ी जीव हो। तो जब उस तरह की करुणा का भाव आपके अंदर, प्रेम का भाव जब जगती है, तो आपके अंदर एक उस तरह की ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो पाता है आपके जीवन में। तो वो अहिंसा की बात होती है। सत्य जो है, आपस में जब जो ट्रस्ट की बात होती है। अस्त्य, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक के वस्तुओं या संपत्ति का संग्रह न करना अनिवार्य है, क्योंकि जीवन जीना है तो हमें धन की आवश्यकता होती है, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार। उससे ज़्यादा होने पर फिर आपके माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, आप भागते हैं भाई सिलेक्शन करने में। यदि आपके पास बहुत सारे कपड़े हों, अब सिलेक्शन करने में भाई मैं ये कलर पहनूँ, वो कलर पहनूँ, वो कलर पहनूँ। यदि आपको सीमित संसाधन है तो आप उसी में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। जो का मतलब होता है एडजस्ट, अडॉप्ट एंड एकोमोडेट। कम संसाधनों में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे एकोमोडेट करते हैं। तो ये जो का बड़ा मूल मंत्र है कि आप सीमित संसाधनों में अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, ये सीख मिलती है हमको योग से। फिर ब्रह्मचर्य की बात आती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्मचर्य, जब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात होती है। उसी तरह नियम होती है, जो पर्सनल कोड होती है। व्यक्तिगत रूप से हम अपने आप को कैसे, अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, वो नियम की बात होती है। नियम में बांध सकते हैं। हाँ, वहाँ पर शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान की बात होती है। क्लीनिंग, नॉट ओनली फॉर बॉडी क्लीनिंग, क्लीन मंगल्स हो, कि उस शरीर को स्वच्छ करना नहीं होता है कि साबुन लगा से स्वच्छ हो गया, मन को ही क्लीन करना होता है, उसको शौच कहते हैं। संतोष, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब ये नहीं होती कि भाई ठीक है जो मिल गया। आप जो कार्य को कर रहे हैं, जितनी अपने एफर्ट्स लगाए उसके अनुसार यदि आपको जो उसकी प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, आप सेटिस्फाइड होइए, उसको उत्तरोत्तर विकास के लिए आप फिर से प्रयास करते रहिए। ये नहीं कि दे दो राम, दिला दो राम, देने वाले सीताराम। ठीक है, भगवान तो सब कुछ देते हैं, लेकिन आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, और कर्म के अनुसार जो प्रतिफल मिलती है, आप संतुष्ट होते हुए उत्तरोत्तर विकास के लिए फिर से आप प्रयास करते रहें।
तो शौच हुआ, संतोष हुआ, स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन की जो बात होती है कि हम हैं क्या, हु एम आई, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, इसकी डिस्क्रिमिनेशन बहुत आवश्यक होती है। अपने बारे में जानना, हर दिन की जो आपकी दिनचर्या है उस दिनचर्या के बारे में अपने आप को समझना कि सुबह से लेकर रात तक हमने क्या किया, कहाँ पे हम गलत थे, कहाँ पे हम सही थे, मुझे कहाँ पे सुधार करनी है, कहाँ अपने आप को करेक्ट करनी है। तो जब आप उसको इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, आत्म अवलोकन कर पाते हैं, तो आपको समझ में आती है, जो स्वाध्याय कहते हैं। फिर सब कुछ समर्पित कर देना उस परमपिता परमेश्वर को, जिनकी न सुख हमारी है न दुख हमारी है, परिस्थितियां आती और जाती हैं। आपको वहाँ पे साहसिक और धैर्यवान होना पड़ता है, और जब साहसिक और धैर्यवान होते हैं तो परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती है, फिर आप बड़े दृढ़ता के साथ सारी समस्याओं का आप समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं। ये होती है व्यक्तिगत विकास, जो होती है नियम की द्वारा होती है। फिर आती है तीसरी अनुभूति आसन की। आसन इज अ पोस्टर ऑफ एनिमल्स, जो अलग हर आसन का एक आप देखेंगे ना बड़े गहराई में, तो उनके किसी न किसी जीव जंतु के नाम पर उसके आसन का नाम दिया गया। जैसे भुजंग आसन, भुजंग भी होते सर, वो आसन जो भुजंग जब वो की तरह जो आप परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर आपकी छाती जो बिल्कुल खुलती है, सांसों की प्रवाह हो पाती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब सांस की मैक्सिमम प्रवाह होती है आपके लंग्स में, तो आपके अंदर ऊर्जा का स्राव होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आती है, आपके अंदर प्राण शक्ति का विस्तार होता है। जहाँ पे चित्त शक्ति और प्राण शक्ति बैलेंस होते हैं, वहाँ पे फिर आध्यात्मिक जागृति होती है। अच्छा, आध्यात्मिक गौ आसन, ये गौ की तरह आसन को परफॉर्म करना है। जैसे आप देखते हो कि जब कोई पशु जब खाना खाती है उसके बाद बैठ के च्यूइंग करती है, तो अब गौ की तरह जब बैठते हैं तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, आपके सर्वाइकल जो रीजन होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। एक नेचुरल फॉर्म होता है, जो कर्वेचर जो होता है आपके स्पाइन का स्ट्रेट होती है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्टिमुलेट होता है, आप बैलेंस फील कर पाते हैं, और हर चीज़ अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से आपके जो भी फंक्शन कार्यरत हो पाती है। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल की जो ये भागदौड़ भरी लाइफ है, जिसमें कि व्यक्ति के पास थोड़ा-सा भी समय नहीं होता, उसमें वो मेडिटेशन और ध्यान कैसे करे? क्योंकि ध्यान के लिए 5 मिनट में ध्यान नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको ध्यान लगाने के लिए भी बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तब जाकर के आप मेडिटेट कर पाते हैं खुद को। और जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठते हैं ना, तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगता है, तो ध्यान कहाँ से लाएँ? कहाँ से मैं अपने आप को एकाग्र करें हम? देखिए, ध्यान की बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो मेरी माँ बोलती थी, बेटे बड़े ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना। तो ध्यान की बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान ही हो नहीं सके, बस क्यों सुना। इस ध्यान सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ। ध्यान का तात्पर्य केवल आंखों को बंद करने नहीं होता है। तो हम आंख बंद करके हम 10 मिनट बैठ गए, हम 1 घंटे बैठ गए, ये पार्ट ऑफ द ध्यान। ध्यान इज नॉट ए क्रिया, वो कोई क्रिया नहीं जिसको आप किया सकते। ध्यान एक स्टेट ऑफ योर माइंड, मन की एक अवस्था होती है जिसको हर पल हर क्षण हम ध्यानस्थ हो सकते हैं किसी भी कार्य को करते हुए। जब देखते होंगे जब बच्चे आते हैं स्कूल से, उनको भूख लगी होती है, माँ खाना दो मुझे, माँ खाना निकालने गई और बच्चे का ध्यान गया खेलने पे, वो इतना मशगूल हो जाता है खेलने में, वो ध्यान से हो जाता है वहाँ पर। अपने आप पूरी की पूरी कंसंट्रेशन अपनी होती है उसके ध्यान पे होती है, खेलने पे होती है, फिर उसकी भूख समाप्त हो जाती है। उसी तरह यदि कि किसी भी कार्य का आप करते हैं ध्यानस्थ होकर के ना, तो आपको समय का पता नहीं चलता, आप समय अतीत हो जाती हैं। अच्छा, बियॉन्ड ऑफ द टाइम। जब बियॉन्ड ऑफ टाइम होती है तो आपको पूरी आत्म मुग्धता की जो स्थिति होती है ना, बिल्कुल आप उसमें संगम हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि बाहर की क्या एक्टिविटी हो रही है। और ध्यान से पहले धारणा होती है। जब हम अष्टांग की बात करते हैं, जहाँ पे 8 लिंग जो हमने चर्चा किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान 7वीं स्थिति में आती है, 7वीं सीढ़ी है अष्टांग योग का। तो ध्यान से पहले धारणा होती है, और धारणा से पहले प्रत्याहार है, प्रत्याहार से पहले प्राणायाम है, उसके पहले आसन है, फिर नियम है, फिर यम है। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि प्रति जोर आहार। हम सबके पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं,
वो पांचों जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमेशा किसी न किसी वस्तु के साथ वो इंटरप्ले करती रहती है। जो 5 जो ज्ञानेंद्रिय, जैसे आँख हुआ, इससे काम होता है देखना, रूप फॉर्म करना, नाक इसका स्मेल, कान हियरिंग सुनते हैं, इससे ध्वनि सुनते हैं, अच्छी या कड़वी या मीठी जो भी ध्वनि होती है, जीवा स्वाद, स्किन अनुभव करते हैं इससे। तो जो 5 जो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ ये इन्वॉल्व होते हैं। तो विड्रॉल योर सेंसरी ऑर्गन्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, उसके जो विषय वस्तु है उससे उसको विड्रॉल करके जब हम उसको अपने अंदर में सेंट्रलाइज कर फोकस कर पाते हैं, तब प्रत्याहार की बात होती है। जिसकी बहुत सारी विधियां होती हैं प्रत्याहार की साधना के लिए। योग निद्रा बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। बिहार स्कूल योगा मुंगेर का ये शोध है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने योग निद्रा का खोज किया था, जो पूरे वर्ल्ड में इसकी काफ़ी चर्चा है, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अंतर्मोना की अभ्यास हुई, चिदाकाश धारणा हुआ, ये देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ द टेक्निक जिसके द्वारा आप प्रत्याहार की साधना को आप अपने जीवन में साध सकते हैं। तब धारणा की बात होती है, तब किसी एक पॉइंट पे अपने आप को धारित करते हैं। धारयते इति धारणा, जिसको धारण कर सकते हैं, वो तब होती है जब प्रत्याहार की साधना आपके जीवन में घटित हो चुका है। उसके बाद प्राणायाम होती है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण जोड़ आयाम, या प्राण का विस्तार होता हो। देयर आर 2 वर्ड्स इन द प्राणायाम, प्राण जोड़ आयाम एंड प्राण जोड़ यम। आयाम मीन्स होते हैं एक्सटेंशन ऑफ योर प्राणा, या प्राण का जहाँ पे विस्तार होती है। हम सब कुछ न कुछ प्राण को लेकर के इस पृथ्वी पे आए हैं, प्राण शक्ति उसकी विस्तार करना। और दूसरा होता है प्राणायाम क्या होता है, प्राण जो यम, ये प्राण को नियंत्रित करना। प्राण को नियंत्रित करके उसके अपने जीवन में उसकी विस्तार को कर सके, वो प्राणायाम का तात्पर्य होता है। श्वास प्रश्वास, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम। ये प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं। प्राणायाम क्या होती है, जो वहाँ पे कुंभक की बात हो, रिटेंशन ऑफ योर ब्रेथ। 3 क्रिया होती हैं हमारे जब सांस की गति चलती है ना। एक इनहेलेशन जो पूरक कहते हैं, एक्सहेलेशन को रेचक कहते हैं, और एक कुंभक हो जहाँ पे हम उसको रिटेन करते हैं। जब रिटेन करते हैं तो वहाँ पे प्राणों का एक विस्तार होता है आपके इनर लाइफ में, जहाँ पे प्राणिक जीवन में, प्राणिक क्षेत्र में एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की प्रक्रिया शुरू होती है आपके पूरे शरीर में, जहाँ पे प्राण शक्ति चित्त शक्ति बैलेंस होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति वहाँ से जागृत होती है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो राइट नोस्ट्रस और लेफ्ट नोस्ट्रस, राइट नोस्ट्रस को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, और लेफ्ट को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जिसे पार्ट ऑफ द ENS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होते हैं 2। अच्छा, इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो एक्टिवेट होता है, जिसको योग की भाषा में इसको आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करें? मेन बात तो ये होता है कि बैलेंस जब करने की बात आती है तभी आदमी सिचुएशन से डगमगा जाता है और वो बैलेंस नहीं कर पाता। मतलब कि मतलब वो जो एक पकड़ होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। देखिए वो 1 मिनट का काम नहीं है। इसको जो ये नोट है कि हम सुबह मॉर्निंग 1 घंटे मैट पे गए और 1 घंटा हमने आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया। जो है जीवन जीने की कला है, जिसको हर पल हर क्षण जीना पड़ता है। वो तब होती है जब आपके जीवन अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस तब होती है जब आपके जीवन में प्राण शक्ति का संचार होता है, जब आप पॉजिटिव हो पाते हैं। क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है हम सबके लाइफ में कि 85% जो थॉट्स हमारे मस्तिष्क से जो गुजरती है दिन भर, तो उसके 85% जो थॉट्स है वो नेगेटिव होते हैं। नेचुरल फिनोमिना है ये। हम नेगेटिव सोचते हैं 85%। हाँ, एवरेज जो देखा जाए तो 85% नेगेटिव ही सोचते हैं हमेशा। कभी डर का, कभी संशय का, कभी फ्यूचर का, कभी सिक्योरिटी का, कभी इनसिक्योरिटी का, आपके अंदर में बातें चलती रहती है। अब कभी अवेयर होकर देखिएगा, उससे 15% ऐसे थॉट्स जो पॉजिटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स उसको हम पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करें, ये टेक्निक ऑफ योगा, योग के द्वारा ही संभव हो सकती है। जब आप आसन करेंगे खुले वातावरण में, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बैठ करके, झरने की पानी गिर रही है, हिमालय पर्वत हैं, ठंडी और शुद्ध हवाएं आ रही हैं,
खुले में जब जाके आप दौड़ते हैं तो आपकी फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसी तरह जब आप आसन करते हैं शुद्ध एक परिशुद्ध वातावरण में जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होती है, तो आपके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। वो एक दिन का क्रिया नहीं है कि अभी बैठे। हाँ, उस दूसरा होती है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लगातार प्रयास करने से होता है। लगातार प्रयास, वो जीवन जीने की कला है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसी तरह जो भी है पार्ट सुबह के साथ ही हम इसको अपनी लाइफ के साथ जब ऐड करते हैं ना, तो आप देखेंगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन के बाद आपके जीवन में लगता है कि कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाए। अब एक ज़्यादा पॉजिटिव हो पाते हैं, अब ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट हो पाती हैं, आपके अंदर में ज़्यादा प्राण शक्ति का संचार हो पाता है। तो ये घटनाक्रम चलती रहती है और ये निरंतर चलने वाली घटनाक्रम। जिस तरह सांस है, अब बता सकते हैं कि आप 1 मिनट के लिए सांस ले पाते हैं? नॉर्मल जो औसतन लोग लेते हैं वो 75। हाँ, ये केवल आपकी आंसर नहीं है, ये मैक्सिमम 90% लोगों का यही आंसर होता है। उनको पता नहीं है, उनको सब कुछ पता होती है कि हमारे बैंक में कितनी बैलेंस बची हुई है, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, भाई इतना डेबिट, इतना क्रेडिट और इतना बैलेंस बचा हुआ है। लेकिन जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है सांस, सांस रुक गई तो आपकी जीवन रुक गई, इसका पता नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि 75, कोई 95 भी बोलता है, या कोई बिना अवेयर हुए बोल देते हैं। तो चूंकि आपने 75 इसलिए बोला कि शायद आपने कहीं सुना होगा कि भाई लंग्स पल्स रेट 75 चलती है, लेकिन घड़ी सामने है, सांस आपकी है, हमारी है, सबकी सांस है। अब काउंट कीजिएगा, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 16 सांस लेता है और छोड़ता है। अच्छा, नहीं, ये तो सामने की प्रूफ की चीज़ है, आप कभी भी काउंट कर सकते हैं। घड़ी की सुई चल रही है, सेकंड वाली सुई जो एक राउंड होने पर 1 मिनट होती है, उसी तरह आप स्टार्ट कीजिए। जैसे 12 बजे आती है घड़ी की सुई, एक चक्र पूरा होने 60 सेकंड लगते हैं। 60 सेकंड में कितने बार सांस ले पाते हैं आपको पता हो जाएगा। तो एक व्यक्ति, ये तो डिपेंड करता है, कई लोग बहुत जल्दी सांस लेते हैं, कई लोग। मैं वही कहना चाह रहा था कि कई लोग बहुत जल्दी सांस लेते हैं, कई लोग बहुत गहरी डीप सांस लेते हैं, लेकिन सामान्य सांसों की जो गति है वो 15 होती है। मीन्स 1 मिनट में 15 सांस लिया तो 1 घंटे में कितना सांस लिया? 15 × 6 60 900 टाइम्स हम 1 मिनट सांस लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 24 21,600 बार हम सांस लेते हैं, एक सामान्य व्यक्ति। यदि इसकी गति से ज़्यादा हो रही है तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग है। यू आर नॉट बैलेंस्ड, यू आर नॉट ए हैप्पी मोमेंट। आप कहीं ना कहीं तनाव में हैं, आपकी लाइफ की शॉर्टनेस आपकी बढ़ रही है आपकी। तो उसको फुलफिल करने के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास करें, आसन का अभ्यास करें, पॉजिटिव अब थॉट्स आपके मन में प्रभावित हो सके, तो जाके बैलेंसिंग आती है जीवन में। अच्छा, खाने पीने का असर भी कहीं हमारी बॉडी पर बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है आहार की। आहार ही मेन पर्पस है कि भाई आप आहार लेते क्या है। तामसिक, सात्विक और राजसिक 3 तरह का आहार होती है। तामसिक फूड यदि आप लेते हैं, जैसे बासी खाना खाया या नॉन वेजिटेरियन, मांस मछली मांसाहारी यदि आप हैं, बासी खाने खा रहे हैं जिसमें ऊर्जा नहीं है, तो वो भोजन करने के बाद आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आलस आएगी। लेकिन कहते हैं नॉनवेज तो बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल मैं नहीं खाती, बट लोग कहते हैं कि नॉनवेज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं प्रोटीन के लिए। हाँ, ये प्रोटीन क्या, मैंने 2 चीज मैंने बोला। एक तो अहिंसा की बात होती है कि अपने जीवन को संचालित करने के लिए हम किसी दूसरी की हत्या करें। इससे पहली एक क्रिया गलत है, मानसिक, कार्मिक और वाचनिक तीनों रूप से। भाई सदप्रेम होनी चाहिए, सबके अंदर एक सद्भाव होनी चाहिए। जैसे मेरे अंदर में आत्मा है, मुझे कष्ट होती है, हम अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए अपने आप को, प्राण की रक्षा में हम अपने आप को बचाव करते हैं। उसी तरह हर जीव को लगता है कि भाई उसकी हत्या होती है तो उसको भी अपनी प्राण की रक्षा होती है। तो जैसे ही आप किसी की हत्या करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे मुझे कुछ डर होती है, जैसे डर होता है तो हमारे अंदर में एक एड्रेनल ग्लैंड्स का स्राव होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होती है। वहाँ फाइट नहीं फ्लाइट की बात होती है, या तो हम लड़ते हैं या फिर हम भागते हैं। ये अचानक चल रहे हैं, रात को आपको सांप दिखाई दे, वो भागेंगे। अब भागेंगे, तो भागने की भी रीजन नहीं होती कि आपके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है।
जो बहुत सारे ग्लैंड होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उसमें से एक प्रमुख ग्लैंड होती है इंडो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जहाँ से एक हार्मोन सीक्रेशन होती है, एंडोलाइन हार्मोन सीक्रेशन होती है, जिसकी वजह से या तो फाइट और फ्लाइट की बातें होती है। तो वो केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होती है, उस केमिकल रिएक्शन के बॉडी में होने से आपको ब्लड प्रेशर फास्ट होती है, खून की गति दौड़ भागती है, हार्ट पंप भी फास्ट हो जाती है, आपकी आंखें फैल जाती है, चेहरे लाल हो जाते हैं और आप या तो डरते हैं या फिर आप भागते हैं। तो एक छोटी सी घटना, अपने एक रस्सी को देखा सांप की तरह, वो आपके मन में इतनी भरी भयाक्रांत आपके अंदर में वो चीज को उत्पन्न कर पा रही है। और जब आप किसी को काटते हैं, मारते हैं, उसके बॉडी में तो केमिकल रिएक्शन होती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आध्यात्मिक मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिक कर रहा हूँ। वो जो केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो भी तो बॉडी में पॉइजन क्रिएट हुआ ना। उस पॉइजन को फिर हम फ्राई करते हैं, तेल मसाला अपने जीवा को टेस्ट को स्वाद के बढ़ाने के लिए। तो जो भी कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं सब के सब वो तामसिक होते जा रहे हैं। और जिसको आप भोजन करते हैं, ठीक उसमें प्रोटीन आपको मिलती है, आपको उसमें फैट मिलता है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है, लेकिन उसकी ज़्यादा तो आपके अंतःकरण में उसकी एक गलत प्रभाव तो पड़ रही है ना। तो तामसिक भोजन को अवॉइड करनी चाहिए, आध्यात्मिक खाना लाइफ चाहिए। ज़्यादा बेटर कि नहीं खाना चाहिए। योग करने वाले को नॉनवेज से दूर रहना नहीं, मैं चाहिए। किसी को, जो आप योग नहीं करते तब भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप योग करें या ना करें, योग तो आपका एक लाइफ स्टाइल है। जैसे मैंने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक आप हर एक्टिविटी को करते हैं, ऑफिस जाने के पहले आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप फ्रेश होते हैं, 6 घंटे आप सोते हैं, उसी तरह से योग को भी आपके जीवन में तो उसका परिपालन करना ही चाहिए। अच्छा, अभी भोजन की हम बात कर रहे थे, तो जो भोजन हमारे इंडिया में खाते हैं जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी, वो डाइजेस्ट करना ज़्यादा इजी रहता है, या जो हम चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा करते हैं खाते हैं वो भी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं और योग के द्वारा उसको पचा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक भोजन की बात है, वो चावल दाल की बात किया, तो हर कंट्री की अपनी अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं। कहीं भी चावल दाल नहीं होते हैं। पूर्व के समय में जब हमारे यहाँ भी चावल दाल गेहूं की उपज नहीं होती थी, तो हमारे जो पूर्वज थे वो फल फ्रूट्स खाते थे। वो धीरे धीरे आविष्कार हुआ, समझ आई, फिर पैदावार हुई, फिर उपज हुआ, कृषि के क्षेत्र में हम हरित क्रांति के प्राप्त हुए। तो हमारे यहाँ अनाज भरपूर मात्रा, और चूंकि हमारी भौगोलिक स्थितियाँ वैसी हैं कि यदि हम चावल दाल खाएं तो हमारे जो वातावरण है, जो यहाँ का एटमोसफेयर है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, कंपेयर टू कि जो चाउमीन बर्गर या जो KFC का जो प्रोडक्ट होता है। हम उसकी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो हमारी जो पाचन तंत्र की जो प्रणाली है, डाइजेस्ट सिस्टम जो है, वो उसको जल्दी सुचारू ढंग से पचाने में सक्षम होती है। इसमें योग की भूमिका क्या होती है? भोजन करने के पूर्व, भोजन करने के बाद यदि आप वज्रासन में बैठते हैं 5 से 10 मिनट, तो आपकी जो भी आपने भोजन किया है, ऐसा है कि भोजन सीधे आपने चबाया और वो आंत पे पहुंच जाती है, उसके पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है। ईसोफेगस का जिसको आहार नली कहते हैं, माउथ से कनेक्ट होती है स्टमक के बीच में, कि भोजन वहाँ पे ठहरती है कुछ समय के लिए, फिर वहाँ से धीरे सर वो ड्यूडेनम होती है, आंत में जाती है। इस बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, एंजाइम का सेक्रेशन होता है, जो उसको अलग अलग चीज़ों को पचाने में अलग अलग एंजाइम सेक्रेशन होती है। जैसे मुंह में जैसे मैं चबाता हूँ तो पहले सलाइविया का सेक्रेशन होता है, सलाइविया उसको मेल्ट करती है, निगलने में सुविधा होती है, फिर वो आहार में से होते हुए स्टमक में आती हैं, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जो उसको एंजाइम को सेक्रेशन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो लीवर, फिर गॉल ब्लैडर से कुछ डाइजेस्ट जूस निकलते हैं, फिर होते हुए फिर आंत में आती है, फिर आंत, छोटी आंत में उसकी प्रोसेस होती है, फिर वहाँ से कुछ वेस्ट पदार्थ को बड़ी आंत में धकेल देते हैं, और जो ऊर्जा जो बनती है, ग्लूकोज, एक फॉर्म होता है ऊर्जा का, जो स्रोत होती है, जो फिर जा करके ब्लड के द्वारा जो जाती है ऑक्सीजन, उसके साथ वो रिएक्शन होती है, जो प्रत्येक सेल तक जा करके उसके वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उसके साथ रिएक्ट करती है सेल, और फिर ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में हमारी फैलती रहती है। ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें वज्रासन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। वज्रासन करने से कैसे फायदा पहुंचता है? आसन में एक आसन है जिसको खाना खाने के बाद की जाती है, वो है वज्रासन। क्योंकि जब पैर को मोड़ के बैठते हैं ना, दोनों पैर घुटनों से मोड़ते हैं और हिप आपकी हिल पे जाती है, स्पाइन आपका स्ट्रेट होता है,
ये कि आपके नेचुरल प्रोसेस में आप बैठ पाते हैं। जो प्राकृतिक जो आपकी जो बैठने की जो स्पाइन का जो स्थितियाँ होती है उस पोजीशन को आप मेंटेन करते हैं। जब उस पोजीशन में बैठते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो इसको इसोफेगस कहते हैं, ये आहार नल, तो वो पूरे आहार नली को क्या कहते हैं, वो स्ट्रेच करती है। लंग्स अपनी जगह पे सुचारू ढंग से काम कर रही है, फूड पाइप, विंड पाइप, और जो फूड जो गई स्टमक में तो वहां से उसको अच्छे ढंग से बैलेंसिंग होकर के मूव करने में उसको बहुत बड़ी कॉपरेशन मिलती है। दूसरी बात जब पैर को मोड़ते हैं तो ब्लड का जो फ्लो जो नीचे की तरफ जा रही थी, जो 5-10 मिनट बैठते हैं भोजन करने के बाद वज्रासन में, तो ब्लड का फ्लो क्या होती है, अपनी आंतों की तरफ आती, पीठ की तरफ आती है। तो सारी क्रियाएं यहाँ पर एक्टिव हो पाती है। तो जो भी जूस जो मेल्ट हो रही है, जो वहाँ पर रिएक्शन हो पा रही है, अच्छे ढंग से वो रिएक्शन हो पाती है और आपके पाचन तंत्र को वो सुदृढ़ कर पाते हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम खाना खाने के थोड़ी देर बाद वज्रासन जरूर करें। बिल्कुल, कम से कम 5 मिनट। अच्छा, तो ये जैसे कि अभी आपने बताया कि नॉनवेज वैसे खाना नहीं चाहिए, अगर नॉनवेज खाएं तो क्या ये उसमें भी कारगर साबित होती है? सब में कारगर साबित होती है वज्रासन। वज्रासन सब चीजों सब में चीज़ों ये है में। कि डाइजेशन की तो जो ये समय अलग है, इनको- ड्यूरेशन होती है, क्योंकि वो मांस को पचाने में कुछ ज़्यादा समय लगती है, अंडे को पचाने में उससे ज़्यादा समय लगती है, मछली को ज़्यादा, लेकिन जो आप फ्रूट्स लेती हैं, आप सलाद लेती हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और ज़्यादा ऊर्जा आपको दे पाती है। अच्छा, खाना खाने के सडन बाद जैसे हम लेट जाते हैं, चाहे वो एक कहावत भी सुनी होगी कि सुबह का खाना जी भर के पेट भर के खाओ और मेहनत करने के लिए जाओ। दोपहर के खाने के बाद आपको थोड़ा-सा नींद लेना चाहिए एंड रात के खाने के बाद कभी भी डायरेक्ट नहीं सोना चाहिए। तो ये जो क्रिया है, क्या इसको फ़ॉलो करे तो व्यक्ति का खाना और डाइजेशन बहुत अच्छे से एक आहार के की जो बातें हैं, वहाँ पे प्रकृति की जो 3 जो दोष हैं, कफ, पित्त और वायु, त्रिदोष कहते हैं ना, तो ये दिन भर चलती रहती है। इसकी कुछ ड्यूरेशन टाइम होती है। सुबह 2 से 6 बजे की जो टाइम होती है ना, वो टाइम होती है वायु का। ये बोला गया है कि सूर्योदय के पहले आप शौच क्रियाओं से आप निवृत्त हो लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायु की मात्रा ज़्यादा होती है आपके शरीर में। ये प्रकृति का एक समय चक्र है, उसकी एक क्रम है, बनी हुई है। सुबह के 2 बजे से लेके मॉर्निंग मीन्स मिडनाइट 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक का जो टाइम है वो वायु का होता है। कफ, पित्त, वायु 3 तरह आप नाम सुने होंगे ना। व्यक्ति दोष होते हैं कि इनकी कफ की मात्रा बढ़ गई इनके बॉडी में, कि वायु का प्रकोप ज़्यादा हो गया है, पित्त बढ़ गया है इनको। पित्त हो गया मीन्स व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित हो रहा है, ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। कफ है तो व्यक्ति थोड़ा सा लेजीनेस उसको फील होगा, उसको थोड़ी ठंडी लगेगी, उसको सर्दी खांसी जुकाम हो गई, और जब ये हो गया तो थोड़ा उसको आलस भी आएगा। वायु हुआ तो व्यक्ति चंचल होगा, मन हमेशा उसके डाइवर्ट करती रहती है, उसको वॉन्डरिंग माइंड होती। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो एक समय दिनचर्या के अनुसार से और महीने के और साल के अनुसार से अलग अलग उसको टाइम फिक्स किया गया है, जो प्रकृति की अपनी व्यवस्था है उसके अनुसार चलती है। तो सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम होती है वो कफ की होती है, सॉरी वायु का होती है। 6 से 10 का जो टाइम होती है वो कफ का होता है। उस समय क्या करना चाहिए? 10 से फिर 2 बजे की टाइम होती है वो पित्त की होती है। अच्छा। तो जो वायु के जो समय होती है उस तो वायु का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का फ्लो करना, ट्रेवलिंग करना। अच्छा। तो यदि आप सुबह बिफोर सनराइज के पहले 6 बजे के पहले यदि आप शौच क्रियाएं के लिए सम्मिलित होती हैं तो आपकी ज़्यादा संभावना के पेट आपकी जल्दी क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, कंस्टिपेशन नहीं होगा आपको। फिर 6 से जो 12 बजे का जो टाइम है, 10 बजे का जो टाइम है, 4-4 घंटे की पीरियड होती है और ये 2 बार चलती है। सुबह 2 से 6, 6 से 10, 10 से 2, फिर 2 से शाम को 6 के शाम, फिर शाम को 6 से लेकर रात को 10 बजे तक, फिर 10 से लेकर 2 बजे तक। तो ये जो काल चक्र चल रही है ना समय का, इसमें कफ, पित्त, वायु बैलेंस करती रहती है। तो आपको उसके अनुसार से आपको डाइट का प्लान करना पड़ेगा। फिर आपकी प्रकृति कैसी है, क्या डोमिनेंट है आपके बॉडी में। जैसे एक व्यक्ति के चेहरे में बहुत ग्लो है, हेल्दी है, आंखें उसकी बड़ी है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो उसमें मैक्सिमम संभावना तो उसके अंदर कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अच्छा, उनको क्या करना चाहिए फिर? मैं बता रहा हूँ,
जो जिनके अंदर वायु की बात होती है तो उनकी आंखें थोड़ी सी छोटी होगी, चंचल होगी, रूखा सूखा उनका स्किन होगा। पित्त वाले के सिमिलर इस तरह के होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा फोरे फुंसी निकलते हैं, उनको ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं किसी काम को। तो ये अलग अलग लक्षण होते हैं और इस लक्षणों के आधार पे आपकी डाइट चार्ट बनाई जा सकती है कि भाई आपको क्या करनी चाहिए, क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। देखिए योग सबके लिए के लिए मतलब सब पे लागू होती है। तो योग के द्वारा हम तीनों दोष को बैलेंस कर सकते हैं, कफ पित्त वायु तीनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। कुछ चीज मैनेजेबल होती हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है। तो जो आपका डोमिनेंट है, जैसे आपकी, मैं कह सकता हूँ पूरे चैलेंज कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो कफ की प्रवृत्ति है। अच्छा। क्योंकि आपकी फेस को देख करके, आपकी ग्लो को देख करके, आपकी आंखों की वो कितनी बड़ी कितनी छोटी है, तो ये इंडिकेट करे कि आपके अंदर कफ की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे हमारी आंखें छोटी है, स्किन हमें डैनिश है, तो मेरे अंदर वायु की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति जब आपकी जब बर्थ हुई थी, जब जन्म हुई थी, तब वो डिसाइड हो गया था कि भाई आप किस डोमेन से आप ज़्यादा आपके बॉडी में प्रभावित करता है उन चीज़ों का दवाई। क्या वो किसी महीने के ऊपर डिपेंड करता है? जैसे कुछ बच्चे गर्मियों में पैदा होते हैं, कुछ सर्दियों में पैदा होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है या प्री प्लान होता है? नहीं, ये तो बहुत पीछे लंबी प्रोसेस होती है। जब हमारे पेरेंट्स जब वो भूमिका जब अदा होती है, जब कि भाई जब कोई भ्रूण जब एम्ब्रॉयड के रूप में जब आती है, जो सीमेंस जो क्रॉस होती है, उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, उनकी मानसिक परिस्थितियाँ कैसी, उनकी भोजन कैसे थे, वो उनकी खुद की क्या डोमिनेट करते थे, कफ का है या पित्त का है या वायु का है, स्त्री या पुरुष, तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जो आ गया हम उसकी बातें कर रहे हैं। थोड़ा वैज्ञानिक बातें भी हैं और थोड़ा विज्ञान की भी विषय बनती है, हम उसमें डीप नहीं जाना चाहते हैं। अभी जो है उसमें उसकी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये जो 3 तरह के लोग, वायु, पित्त और वायु, तो इसके लिए उपाय क्या है? मतलब क्या कैसे बैलेंस करना चाहिए? मैंने बोला ना कि ये क्यूरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। इसको तो मैनेज कैसे किया? मैनेज तो है कि पहले कि योग का आप अपने जीवन में उसको पालन करें। योग कफ पित्त वायु तीनों के बैलेंस करती है। योग कैसे करते, क्या योग करना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए? योग का मतलब तो बहुत कुछ है, लेकिन कैसे करें बैलेंस? सबसे तो प्रारंभिक जो चीज है ना कि जो जैसे मुंगेर की बात करें, जो पूरे ऑथेंटिक बुक है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, पूरे वर्ल्ड में उस बुक को एक प्राथमिकता है, उसको एक ऑथोरिटी दिया गया है। भाई इस बुक के आधार पे आप किसी भी आसनों को आप एडवांस या किसी भी चीज को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर उसका एसेंस वही है, APMB आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। उससे सबसे पहले चर्चा किया गया है पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 1 का आप अभ्यास करती हैं, वो कैसे करते हैं मैं कभी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास वगैरह में बताऊंगा आपको। तो जितने भी आपकी ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को मूवमेंट करनी होती है ब्रीदिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ, तो उसके द्वारा भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको कब खाना है, कब पानी पीना है, कब उठना है, कब सोना है, कब टहलना है, सारी एक लंबा एक प्लान है, इसको आप फॉलो करते हैं, जो आहार के अंतर्गत आती है, जो योग के अंतर्गत आती है, या आप उसको फॉलो करते हैं तो अपने आप आपके जीवन में वो व्यवस्थित होता चला जाता है। अच्छा, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा? पढ़ने से बेहतर है कि इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ते तो आ रहे हैं बहुत कुछ हम शुरू से, कि हम बस पढ़ के केवल नॉलेज कलेक्ट किए हैं, समझना वो जरूरी है। जैसे अभी हमने अपनी इस बॉडी को योग को पढ़ना नहीं, योग को अपनाना जरूरी है। अच्छा, पढ़ना अच्छी बात है, उसको पढ़ाई करें तो आपको डीप नॉलेज होगी, लेकिन अपनाना जरूरी है, अपने जीवन में उसको उतारना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें योग की, तो लोग योग को छोड़ करके जिम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि योग ज़्यादा बेस्ट है या जिम? हम इस पे कोई कंपेयर नहीं करने जा रहे हैं, योग ज़्यादा बेस्ट है या जिम, सबकी अपनी अलग अलग कंसेप्ट होती है। लेकिन योग जो है वो प्राकृतिक है, वो स्वाभाविक है, वो सहज और सरल है, जो बहुत बहुमूल्य है और बहुत ही
और प्राकृतिक चीज़ है, इसके लिए आपको बहुत कुछ एडिशनल कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ऑब्जर्व किया गया आसनों का एक पूरा क्रम बनाया गया कि भाई अब उन्होंने ऑब्जर्व किया हमारे जो ऋषि मुनि ने कि भाई ये एनिमल ऐसे बैठते हैं या ऐसे चलते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं हमारे बॉडी में। उनकी बड़ी माइक्रो ऑब्जर्वेशन के आधार पे उस चीज़ का, उस आसन का नाम दिया गया है, उसकी बेनिफिट दिया गया है, उसकी साइड इफेक्ट भी बताया गया है भाई इसको करने किनको नहीं करनी चाहिए। जिम की जहाँ तक बात होती है, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, वो भी आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिम। लेकिन थोड़ा सा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन आ गई है। क्या मिसकंसेप्शन ये है कि भाई बस हमको केवल प्रोटीन लेना है, जिम करना है, मसल्स बनाने हैं। लेकिन उनका वहाँ पर उनकी मसल्स के स्ट्रेचिंग में दो पार्ट होती है, एक आइसोमेट्रिक और एक आइसोटोनिक होती है। मसल जो खींच गया फिर वापस अपनी जगह पर नहीं गया, फिर वहाँ से और खींचेगा मसल्स, क्योंकि आपकी वहाँ पे प्राण शक्ति नहीं है, वहाँ पे आपने वहाँ पे ब्रीदिंग का आपने ख्याल नहीं किया, आपने आपकी वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। जबकि आसन के कोई भी आसन को करते हैं या प्राणायाम करते हैं, वहाँ पे बड़ा फोकस होता है आपकी सजगता का, आप कितने अवेयर हैं। उसी अवेयरनेस के बाद मैंने ध्यान की बातें में भी करा कि जब आप चल रहे होते हैं तो आप कितनी सजग होते हैं। आप अपने प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने रूल्स के प्रति, अपने ट्रैफिक के प्रति, ये सजगता की दुर्घटना हुई मीन्स अवेयरनेस की बात, वो ध्यान की बात होती है। तो मीन्स जैसे ही आप अवेयरनेस की बात करते हैं, आप मूवमेंट करते हैं, सब पार्ट 1 का मूवमेंट कर रहे हैं, ज्वाइंट का इनहेल, हम इसको नीचे फेस्ट मुट्ठी को हमने बांधा, तो ये पूरी की पूरी सजगता की जब ये मुट्ठी बंधी है तो इसमें कहाँ कहाँ पे स्ट्रेचिंग हुआ, ब्रीदिंग का क्या वहाँ पर रोल था, हम सब पर इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जिम में जाते हैं, मैं देखा हूँ आजकल यंगस्टर को, वो ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, कान में लीड लगा दिया उन्होंने, गाना चल रही है, उनकी पैर चल रहे हैं, सिर को इधर घुमा रहे हैं, बॉडी यहाँ जा रही है, सांस कहीं और घूम रही है, मन कहीं अलग भाग रही है। तो मसल पर इफेक्ट हुआ, लेकिन मन को वो इफेक्ट नहीं किया, आपके प्राण को इफेक्ट नहीं किया। मसल 6 पैक्स तो बन गए, बाद में वो एक बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है वो, क्योंकि एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाया वहाँ पे। तो उसके, हमें जिम को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उसके जो लोगों का जो करने का तरीका है, हम उसकी बात, उसकी शैली की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात हमने बोला कि बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक है योग करना, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। गौमुख आसन में, वज्रासन में बात किया, जब आप इसमें बैठते हैं तो भोजन जो आपने किया तो पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन आपकी इधर तरफ आ रही है। आपकी बॉडी में जो भी एक्शन रिएक्शन जो हो रही है, हार्मोन्स के साथ, एंजाइम के साथ जो रिएक्शन हो रही है, एक व्यवस्थित ढंग से हो पा रही है। मैं देखा कि लोग खाना खा लिए, बर्गर खा लिए, जिम पे पहुंच गए, मशीन पे पहुंच गए, टेबल पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं। क्यों पता है कि कैलोरी बर्न करेंगे तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट केवल कैलोरी बर्न करने से नहीं होती है, कैलोरी पहले हुआ कैसे, इतना बढ़ा क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। वो बताती है, मन है ना, मन तो चंचल है, वो तो बर्गर और पिज्जा बनाने के लिए तो करेगा ही करेगा। मन को ही तो पकड़ना है ना, मन को तो व्यवस्थित करनी है ना, मन तो बहुत कुछ करती है करने के लिए। तो मन के लिए योगा भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या हमारी फूड स्कूल है, क्या हमारी लाइफ है। खाते हैं तो हम तो ये सोच के खाते हैं कि चलो आज खा लेते हैं, फिर अब और दिन बाद खाएंगे। हाँ, लेकिन फिर दोबारा वही बात होती है। मैं सोचता हूँ कि चलो रात को सोते हैं एक संकल्प के साथ कि सुबह उठेंगे, वॉकिंग पे जाएंगे, दौड़ेंगे। लोगों ने बोला बड़ा अच्छा लगता है सुबह से वॉक करना। यही सुबह की 6 बजती है, 5 बजती है, आपकी अलार्म भी घटी, आपको जगाती भी है, आपके बायोलॉजिकल वॉच भी आपको एस्टिमेट करती है भैया अब जग जाओ, यार छोड़ो यार, आज रहने देते हैं, कल से देखते हैं। फिर आप कमर खींच के फिर सो जाते हैं आप। फिर मन आती नहीं है, अरे मैं बहुत बड़ा गलती काम कर दिया, मुझे तो जाना चाहिए था। लोगों की कही हुई बात, सुनी हुई बातों पे, और आपकी संकल्प शक्ति इतनी कमजोर है कि रात को संकल्प करती है, सुबह उठते फिर वो धराशायी हो जाती है। तो मन को पहले पकाना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, आप यहाँ पे बैठी हैं, पॉडकास्टिंग कर रही हैं, इसके पहले आपके मन में एक विचार आई होगी कि कल हमें सतीश तिवारी जी के स्टूडियो जानी है। वो विचार ही हो जाती है, उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसलिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाना पड़ा। आपको बहुत सारे काम को छोड़ करके अब उसको एवॉइड किए होंगे, ट्रैफिक को पार करते आप यहाँ तक पहुँची हैं,
विचार को इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, मन में थॉट्स तो बहुत आते हैं, उसी 10% थॉट्स को भी यदि हम क्रियान्वित करने में सफल हो सके, जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन हो सकती है। तो सारा खेल मन का है, ऊर्जा का है। तो योग को साधित करके हम मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी तरीके से जो हमें मन से करवाना है हम वो कर सकते हैं। योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है भगवद गीता में। योग से क्या है, कर्मों में कुशलता मिलती है, कार्यों में कुशलता मिलती है, आपको स्किल परफेक्शन हो पाती है। अच्छा, अगर बात करें कि इस भागदौड़ भरी लाइफ में योगा भी करना है, काम भी करना है, तो कैसे क्या करें, कैसे अपने आप को तो योगा के शेड्यूल लिए करें? आपके अपने पास कुछ समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, मैं तो बोला कि आप तो हर पल योग को जी सकते हैं, हर पल हर क्षण आप अपने प्रति अवेयर हों, अपने सांसों के प्रति अवेयर हों। क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। वो टाइम जो आप एक बहाना बनाती हैं कि योग करने के लिए मेरे पास समय नहीं है और जिम जाने के लिए मेरे पास समय है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे यंगस्टर जा रहे हैं, वहाँ पे कान में अपनी लीड डाल दिया है, गाने चल रहे हैं, थोड़ा तामझाम में थोड़ा ग्लैमर भी है, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट आपका चला जाता है। सिनेमा देखने के पास टाइम है, गप्पे मारने के पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, योग के लिए आपके पास समय नहीं होती है। लेकिन वहाँ कुछ भी एक्सपेंस नहीं करना है, बड़े सरलता के साथ, सहजता के साथ एक मैट डालना है, मैट भी नहीं था, ब्लैंकेट डाल दो करके, है ना, जो इंडी कंडक्टर हो, आप डाल करके आप आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप अभ्यास यदि करते हैं, अब देखिए कितनी चेंजिंग आती है आपके लाइफ में। वो पैसिव आपको इनकम देती है, पैसिव बेनिफिट आपको देती है, आपको जो आपको दिखाई नहीं देता है। आप सूर्य नमस्कार का 12 चक्रों का होता है, सूर्य जिसमें 12 स्टेप होते हैं, 7 मेन उसमें आसन होते हैं, 5 का रिपीटेशन होता है। जैसे सूर्य नमस्कार का आप 5 चक्र कर लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम टाइम आपका 5 मिनट लगता होगा, कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट। 5 मिनट आप केवल शवासन का अभ्यास के लिए दे दिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, और 5 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। 20 मिनट के समय है आपके पूरी 24 घंटे के रूपरेखा को परिवर्तित कर दे, पॉजिटिव कर देगी। तो बहाना से नहीं होगा, करना पड़ेगा, सुनने से नहीं होगी। योग की चर्चाएं बहुत होती हैं, चर्चाएं से नहीं होती है। इसको जब तक अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ना, वो भी प्रॉपर ढंग से, सुनी सुनाई बातों पे किताबों को पढ़ करके, एक अच्छी है, एक माध्यम, इसके अनुसार से आपके अंदर में एक अवेयरनेस आती है। ये आपको करना पड़ेगा एक अच्छे जो शिक्षक के दिशा निर्देश में। अच्छा, अगर बात करें, हमने देखा है कि आजकल लोग होते तो 30 साल के हैं, लेकिन उनके जो ऑर्गन्स हैं वो 50 से 55 साल की एज का काम कर रहे होते हैं। तो उसको क्या योग के माध्यम से बैलेंस किया जा सकता है? आपके प्रश्न को हम समझ नहीं सका। जैसे कि एज तो 30 साल है, लेकिन जो उनके ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स हैं, अंदर इंटरनल, मतलब वो खराब हो सांस चुके हैं। लेने, सांस लेने और हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है, जो एक 30 साल की आयु में होना चाहिए, वो उस व्यक्ति के अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो 55 या 52 साल के व्यक्ति जैसा काम कर रहा है। डिफेक्ट उसमें आ गए। हाँ, तो उसको कैसे योग के माध्यम से बैलेंस किया जा सकता है? योग ही कि साथ ही जिसके साथ उसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि योग जो है ना केवल आसन नहीं है, वो जीवन जीने की शैली है, ये लाइफ स्टाइल, जिसको आपको हर रोज हर पल आपको जीना पड़ता है। योग केवल आसन नहीं है, योग के पहले यम नियम के हमने बात किया था कि समाज में कैसे आपको व्यवस्थित करना है, सत्यता होनी चाहिए आपके जीवन में, अहिंसात्मक होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, अस्त्य होनी चाहिए, अपरिग्रह होनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक आपके पास संग्रह ना हो। मैं संग्रह करने की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संग्रह हो तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, उसकी बंटवारा भी होनी चाहिए समाजों में। उस आप धर्म के लिए, उस मानवता के लिए, उस हॉस्पिटलिटी के लिए आपको हर जगह आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सब कुछ आपके पास ही हो, आप कलेक्ट कितना कर पाएंगे? कलेक्ट करके तो फिर पागल हो जाएंगे आप। विचारों का कलेक्शन है, भोजन का कलेक्शन है, कपड़ों का कलेक्शन है, थॉट्स का कलेक्शन है, सब कलेक्शन करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट जब तक नहीं करेंगे, जब तक वो खाली नहीं होगा, फिर कलेक्ट कहाँ से होंगे? आपने सांस लिया, जब तक सांस को छोड़ेंगे नहीं, फिर नई सांस कैसे जाएगी अंदर में? और जब तक नई सांस अंदर प्रवेश नहीं करेगी तो फिर ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो पाएगा? जो निगेटिव थॉट्स है उसको निकालना पड़ेगा, तब तो पॉजिटिव सोच जाएगी वहां पे, पहले खाली करना पड़ेगा। आचार्य मनोरंजन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम जो है
वो हमारे बॉडी को किस तरीके से फिट करता है, कितना महत्वपूर्ण है प्राणायाम? प्राणायाम जैसा कि इसमें 2 शब्द सम्मिलित हैं, प्राण और आयाम, इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो 2 तरह से संधि विच्छेद होती है इसके, प्राण जोड़ आयाम और प्राण जोड़ यम। आयाम का अर्थ होता है विस्तार होना, एक्सटेंशन। इस प्राण का जहाँ पर विस्तार होता हो, एक तो ये अर्थ हो गया, यहाँ प्राण का विस्तार होता है। दूसरा जो इसकी शाब्दिक अर्थ है प्राण जो यम, ये मीन्स होता है नियंत्रित, कंट्रोल ऑफ प्राणा। इस प्राण को कंट्रोल करना और उसका विस्तार करना, ये मेन पर्पस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब ये नहीं होता कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हम हमेशा करते रहते हैं। अनुलोम का विपरीत शब्द होता है विलोम, उल्टा। तो हम जो लिया इनहेल किया उसको अनुलोम हुआ, जो छोड़ा उसको विलोम हो गया। ये तो दिन भर होती रहती है अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा, एक टेक्निक के द्वारा, एक विशेष मुद्रा के द्वारा जो हम इसकी क्रिया को करते, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे लेफ्ट नोस्ट्रल से लिया हमने, मैं आपको बता दूं कि सांस लेना और छोड़ना ये तो हम वैसे भी कर रहे हैं, ये वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन इसको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा एक निर्धारित समय में एक भाव भंगिमा के साथ, एक मुद्रा के साथ जो अभ्यास करते हैं उसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब ये होता है कि नाड़ियों के जहाँ पर शुद्धिकरण होती हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर एनर्जी चैनल। नाड़ी होता है एनर्जी चैनल, जहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह होता हो। इस तरह से हमारे ऋषियों ने अलग अलग उन्होंने अपनी अनुभव दिया है अपने अनुसार से, जो ध्यान की स्थिति में उन्होंने जो अनुभव किया। मुख्यतः 72,000 नाड़ियों की चर्चा होती है हमारे शरीर में, कि 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं। उस नाड़ियों को आप माइक्रोस्कोप से या बायोलॉजिकल किसी भी टर्म से आप उसको देख नहीं पाएंगे, बट आप अनुभव करती हैं कि यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो साइकिक पाथ कहते हैं, अतीन्द्रिय पथ कहते हैं। अतीन्द्रिय पथ वो जो इंद्रियों से के बियॉन्ड है, और जहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह हो रही है। सपोज आपको चोट लगती है पैर के अंगूठे में, इमीडिएट आपको एक रिएक्शन होती है, आपको ब्रेन को एक मैसेज आती है, वो बहुत जोर चोट लगी, और पूरी बॉडी उसमें कंपित हो जाती है, आपको एक दर्द का अनुभव होता है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इमीडिएट कोई आपको न्यूज आ जाती है कहीं बाहर से, एक खुश, भाई आपको एक बहुत बड़ी प्राइज मिली है या आपको एक गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, आप किसी भी कार्य को कर रही हैं, आपके अंदर में एक हैप्पीनेस मूवमेंट आती है आपके अंदर में। कुछ समय के बाद एक बैड सैड न्यूज आती है, अरे आपके बगल में ना कहीं आग लग गई है। परिस्थितियाँ बदल रही, बिगड़ रही है, वो बाहर में हो रही है, लेकिन आपकी मन स्थिति उसके अनुसार से कोरिलेट कर रहा है। तो जो ये संदेश जा रही, जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, तो वो एक्शन और रिएक्शन किसी न किसी एनर्जी के थ्रू ही हो रही है, जो ब्रेन को मैसेज आ रही है, जिसको मोटर नर्व्स कहते हैं, सेंसरी नर्व्स कहते हैं, जो एक मैसेज को देता है, एक मैसेज को फिर रिप्लाई देती है, फिर ब्रेन को इंटीमेट करती है। तो वो जो मैसेज जो जाती है, जो चैनल है, जो एनर्जी है, यदि प्राणिक ऊर्जा उसको कहते हैं, इसको नाड़ी कहते हैं। उस नाड़ियों की शुद्धिकरण किसी विशेष आयाम के द्वारा, किसी विशेष प्रयोजन में की जाती है, वो होती है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें लेफ्ट नोज से सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो पूरक कहते हैं। फिर एक्सहेल करते हैं राइट से, उसको रेचक कहते हैं। फिर इनहेल करते हैं राइट से, वो पूरक हुआ राइट से, एक्सहेल किए, ये एक चक्र हुआ। इनहेल लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक चक्र होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो आपके मस्तिष्क में जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, जो गोलार्ध है हमारे ब्रेन में, एक राइट है लेफ्ट है, उस गोलार्ध को, उस हेमिस्फीयर को बैलेंस करती हो। जैसा मैं पूर्व में बताया कि जो नर्वस सिस्टम जो है ना, जो हमारे ब्रेन से निकले हैं, नर्व्स निकले हैं, उसमें एक नर्व्स है, उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, जिसको ANS कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम्स। वो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम्स, SNS कहते हैं, एक होते हैं PSNS कहते हैं, जो लेफ्ट नोस्ट्रल्स होती है। राइट नोस्ट्रल्स को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल्स को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, निगेटिव एनर्जी का फ्लो भी कहते हैं।
मनव शक्ति भी कहते हैं। तो प्राण शक्ति और चित्त शक्ति को बैलेंस करना, जिसके द्वारा पूरे बॉडी में आपकी प्यूरिफिकेशन होती है, जो एनर्जी चैनल है, वो नाड़ीश्वरम प्राणायाम है। जैसे प्राणायाम के कैसे अलग अलग पार्ट है, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका है, कपालभाति है, उज्जयी है। तो इस तरह से अलग अलग सबके अलग बेनिफिट भी होते हैं। हम अभी मुख्यतः बात करें नाड़ीश्वरम प्राणायाम के बाद, अनुलोम विलोम की हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्राणायाम से तात्पर्य लोगों का यही होता है। पहले भस्त्रिका भी होती है, कपाल भी होती है, किसको करना है किनको नहीं करना वो बात के विषय में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जो 72 नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन जो प्राणायाम के द्वारा करते हैं, जो आसन के बाद आती है, 5वें लिम्स में आते हैं, चौथे लिम्स में आते हैं। 8 लिम्स इन द अष्टांग योगा, 8 जो अष्टांग योगा के हैं, चौथे में आती है प्राणायाम होती है। प्राणायाम इज ए ब्रिज, वो ब्रिज है शरीर की और मन के बीच का, जो बैलेंस करता है, प्राणिक ऊर्जा कहते हैं इसके द्वारा। तो शरीर एक तो अस्थूल शरीर जिसको हम देख रहे हैं, आपकी फॉर्म्स कैसी है, आपकी रूप रंग कैसा है, आपका ढांचा कैसा है, इसको कहते हैं अस्थूल, फिज कहते हैं। इसके अंदर होती है प्राणिक ऊर्जा, होती है प्राणिक ऊर्जा, प्राण के लेवल पे। फिर होती है मनोमय कोश, अन्नमय कोश जो शरीर को बनाती है, फिर प्राणमय कोश जो प्राण के स्तर को बैलेंस करती है, फिर मनोमय कोश होती है, फिर विज्ञानमय कोश होती है, फिर आनंदमय कोश होती है। 5 लेयर होते हैं हमारे आत्मा को ढकी होती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हम ये प्राणमय कोश की बातें कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर होती है, उस ऊर्जा को रूपांतरित करके आपके जीवन में एक सकारात्मक विचारों की प्रवाह, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, सकारात्मक वातावरण के निवास करके स्वास्थ्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं। जो हम इसकी जब फिजियोलॉजी को देखते हैं, जो सांसों की फिजियोलॉजी होती है, राइट नोस्ट्रल हुआ जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल जिसको हम चित्त शक्ति कहते हैं, मेंटल एनर्जी कहते हैं। जो हम सांस लेते हैं जिसको वो जाती है, दोनों नोस्ट्रल से जाती है, वीन पाइप में मर्ज करती है। वीन पाइप से ट्रकिया होते हुए ब्रोंकाइज में पूरे लंग्स में फैलती है, और लंग्स में बहुत सारे ईयर सैक होते हैं। वो ईयर सैक होते हैं जैसे अंगूर की गुच्छे होते हैं ना, उस तरह से होती हैं। वो फूलती है, फिर वो सांस जो ऑक्सीजन हमने लिया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें नाइट्रोजन भी है, सबका मिश्रण होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। जब हम छोड़ते हैं सांस, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब सांस लेते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड के द्वारा, जो उसमें ग्लूकोज आ रही है, उसका रिएक्शन होता है। जो हमने भोजन लिया, भोजन के रूपांतरण के बाद जो प्रोसेस होती है, तो ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज का फॉर्म एनर्जी का फॉर्म होता है। इसकी रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो अलग अलग मात्रा होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। फिर वो जा करके शरीर के प्रत्येक जो अरबों की संख्या में जो सेल हैं, चाहे मस्तिष्क न्यूरॉन इसको कहते हैं, उस प्रत्येक सेल के साथ जाकर रिएक्शन होती है, वहाँ से 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और जो हम प्राणायाम की अभ्यास कर रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम या भस्त्रिका या कपालभाति या भ्रामरी प्राणायाम, उसके द्वारा वो सब कुछ बैलेंस हो पाता है। बैलेंसिंग होने से क्या होती है कि प्रत्येक शरीर को प्रत्येक ऑर्गन, उसको प्रत्येक शरीर पे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वो सुदृढ़ होता है। जैसे आपने बोला कि उम्र हो हमारी है 30 साल और उस काम करें 50 साल की तरह होती है, उसको फिर से रिवाइटलाइज कर पाती है, उसको पुनर्जीवन देती है हमारी प्राणायाम। सेल का फॉर्मेशन हो पाता है। 3 तरह क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिज्म का, एनाबॉलिज्म होती है, कैटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म होती है। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी अहम रोल होती है हमारी प्राणायाम की, हमारी दिनचर्या की, हमारी आहार की, हमारी जीवन शैली की, हम क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स प्रोसेस है, सबकी उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए योग बहुत ही आवश्यक है हम सबको सही जीवन जिए, सुव्यवस्थित जीवन जीने के, सुदृढ़ जीवन जीने के लिए, जहाँ पे फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हम अपने आप को बैलेंस कर सकें। स्वास्थ्य का मतलब नहीं होता कि केवल आप सही से आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का ये भी डिफरेंस होती है कि आप मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। मन की कोई बातें नहीं होती है। हम जब भी बात करते हैं शरीर की स्वास्थ्य की बातें करते हैं, और जब मन की बातें होती है तब ये बातें, मैं मन की बातें क्यों, लोग क्या सोचेंगे। ये तो बड़ा अच्छा होता है सिंपैथी लेने के लिए, भाई मेरा पैर टूट गया है, मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया है, मेरा हार्ट
अटैक हो गया है, कार्डियक अटैक हो गई है, लीवर का प्रॉब्लम है, प्राउड भी लोग फील करते हैं, आई एम गोइंग टू मैक्स हॉस्पिटल, गोइंग टू बड़े बड़े हॉस्पिटल के हम नाम देते हैं, नहीं। लेकिन उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ये प्रिवेंटिव थेरेपी भी कह सकते हैं योग को, जी नॉट ए मेडिकल टर्म, ये प्रिवेंटिव। यदि इसको हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से संचालित करनी हो, योग को अपनाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि दुर्घटनाएं से आप बहुत वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आप अवेयर होते हैं, कहाँ पे क्या चलना है, कहाँ पे नियम का पालन करनी है, नहीं करनी है, कैसे चलनी है, कैसे खानी है, कैसे रुकनी है, कैसे ठहरनी है, कैसे बातें करनी है। ये हम इतनी सजगता यदि मेरे जीवन में आ जाती है तो बहुत कुछ अपने आप क्यों होता चला जाता है। तो मेंटली आप बैलेंस होते हैं, इमोशनली भी बैलेंस होते हैं, आपके अंदर में एक सेंसेशन आती है, ह्यूमैनिटी क्या है, मानवता क्या है। आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, आप सेल्फिश नहीं, आप सेल्फलेस होते हैं। आप जब आप सेल्फिश होते हैं तो केवल आप अपने बारे में बातें करते हैं, मुझे ये होनी चाहिए, मुझे वो होनी चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड होना, एक सेल्फलेस होना, कि मैं अपने साथ साथ समाज के लिए भी मैं उतनी ही प्रमुख हूँ, उतना ही महत्वपूर्ण हूँ, परिवार के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी हूँ। जब आप अपने आप को व्यवस्थित करते हैं तो एक परिवार व्यवस्थित होती है, जब परिवार व्यवस्थित होती है तो एक समाज व्यवस्थित, जब समाज व्यवस्थित होती है तो एक राष्ट्र व्यवस्थित होती है। और भारत चूँकि विश्व गुरु बनने जा रही है ही, थी भी पहले भी, वो तभी होती है जो हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। इसके बड़े अच्छा कदम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाया है, जो 21 जून 2014 को जो स्टार्ट हुई योग यात्रा, योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, जिसको यूएनओ ने भी उसको मान्यता दी, इस पर 197 से अधिक कंट्री ने उसको साइन किया। बहुत बड़ी एक कदम है, बहुत बड़ी स्टेप है, बहुत बड़ी रोल है हमारे बिहार योग विद्यालय मुंगेर का, जो एक ऑथेंटिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो योग विश्व पीठ कही जाती है। बहुत बड़ी रोल है SVR बेंगलोर का, कैवल्य धाम का। इस 4-5 जो बहुत प्रमुख जो संस्थाएं हैं, जो पूरे वर्ल्ड में अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, मानवता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अच्छा, अगर बात करें जैसे कि जो हेल्दी आदमी है, जो अनफिट है, जो दिख रहा है, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, तो मुझे फिट होने के लिए योगा को कैसे अपने जीवन में लाना चाहिए? क्या मुझे अपने खान पीन पे ध्यान देना चाहिए? क्या एक नियम बनाना चाहिए? उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक एज अ गाइड करें तो कैसे, क्या क्या सलाह देंगे आप मुझे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप हेल्दी हैं तो अनफिट तो है नहीं। आप हेल्दी मतलब आप शारीरिक रूप से भी आप हेल्दी हैं, मेंटली भी आप हेल्दी हैं, इमोशनली भी आप हेल्दी हैं। तो शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे IQ, EQ, PQ, SQ जो होती है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इमोशनल क्वेश्चंस, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, ये जब सब कुछ बैलेंस है, ये तभी संभव है जब योग को अपने जीवन में आप अपनाती हैं, क्योंकि बड़ा सहज है, बहुत सरल है, स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी आपको एक्सपीरियंस करनी, कुछ भी आपको एडिशनल कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐड नहीं करना है, जस्ट अपने समय को व्यवस्थित करनी है। कुछ समय आसन के लिए, कुछ प्राणायाम के लिए, कुछ समय ध्यान के लिए आप यदि आप निकालते हैं, ये पैसिव बेनिफिट होती है, जो आपको दिखती नहीं, लेकिन आपके जीवन को रूपांतरित कर देती है, आपकी विचारों में पॉजिटिविटी लेकर के आती है, आपके एनर्जी ऑरा को चेंज करती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, आपकी वाणी में एक शुद्धता आती है, आपकी वाणी में एक ओज आती है, आपकी शरीर में एक ओज आती है। इसका इम्पैक्ट पूरे समाज में पड़ती है, पूरे राष्ट्र में पड़ती है, पूरे परिवार में पड़ती है उसकी इम्पैक्ट। उसके लिए है कि पहले है कि अपने आप को पहले संतुलित करना है, पहले जो प्रकृति की जो नियम है, प्राकृतिक नियम के अनुसार से अपने जीवन को व्यवस्थित करनी पड़ेगी। जैसे कि सूर्योदय के पहले आप उठिए, पहले देखो अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज। उठते ही साथ हमारे गुरु जी कहते हैं, स्वामी जी, कि भाई 3 कैप्सूल लेनी है पॉजिटिविटी के लिए। तो पहला कैप्सूल है कि अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, ओज के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए आप संकल्प लें और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मानसिक करें, वैकृतिक करें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप अकेले जब मानसिक रूप से कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युम क्षमामि। इसका जाप आप 11 बार कीजिए और आप देखेंगे आपको सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद अंदर में आपकी
वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, वह बी हैप्पी, आप खुश होना शुरू हो जाती है अपने आप। दूसरा संकल्प स्वामी जी कहते हैं फॉर इनर क्लैरिटी, आंतरिक स्पष्टता के लिए, फॉर योर पॉजिटिव क्रिएटिविटी एंड टैलेंट के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास, क्रिएटिविटी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही, की आपके पास समझ होनी चाहिए, इंटेलेक्ट के लिए। उससे बोले कि आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 11 बार संकल्प करें तो अंदर से आपको वो फीलिंग्स आने शुरू होती है। यू फील द वेरी काम इनसाइड, फील वेरी हार्मोनी इनसाइड, फील वेरी क्लैरिटी इनसाइड, अंदर से वो स्पष्टता आपको आएगी। तीसरा उन्होंने बोला कि अपने जीवन विक्ट्री के लिए जो भी दुर्गति है, दुर्दशा है, दुख दरिद्रता है आपके जीवन में, सबका नाश हो और आपके जीवन में विजय की प्राप्ति हो। इसलिए संकल्प लीजिए और 3 बार माँ दुर्गा जी के 32 नाम का जाप कीजिए। वो मंत्र इस तरह से है, ओम दुर्गा दुर्गा तिशमनी दुर्गा पद निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशनी दुर्गतो द्वारणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दबानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गम मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा सिद्धा दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुर संहंत्री दुर्गमायुध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गमिया दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गवा दुर्गदारिणी। ये 32 नाम का दुर्गा जी का एक पूरी श्रृंखला बनी है। इसके आप 3 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन से जो भी दुर्गति है, दुर्दशा है, दुख दरिद्रता है, सब समाप्त होती है और आपके जीवन में विक्ट्री आती है, ओज की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, पराक्रम की प्राप्ति होती है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि भाई सुबह उठने के साथ साथ ये संकल्प अपने मन में या फीडबैक डालें सबकॉन्शियस माइंड को। जब ये मंत्र की जाप आप करते हैं फिर आप जो सोच से निवृत्त होने के बाद उस समय के लिए आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम का करें, प्रत्याहार की साधना करें, इसमें योग निद्रा है, अंतर्मोना है, चिदाकाश धारणा की जो तकनीक है उसके अनुसार से आप उसको फॉलो कीजिए। फिर आप नाश्ता करें, जो सात्विक जो भोजन है, जो 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन की बात करते हैं, कभी राजसिक भी चलेगी लेकिन तामसिक नहीं चलनी चाहिए। राजसिक है ना, मतलब पूरी सब्जी टाइप। हाँ, कभी कभार चलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप यू आर नॉट ए जोगी ना, आप गृहस्थ आश्रम में है तो आपको सब कुछ मेंटेन करना है, लेकिन तामसिक नहीं होनी चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और तामसिक में लहसुन प्याज भी आता है, वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, तामसिक में लहसुन प्याज में कुछ औषधीय गुण भी होती है, वो तामसिक नहीं है, ये हमारी मान्यता है, ये तामसिक है। तामसिक नहीं, चूँकि उसमें कुछ औषधीय गुण है जो आपके शरीर की बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करती है, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, तो वो ज़रूरी है, वो जरूरी है। फिर उसके बाद मेरा अपना मानना है शाम को भी योगा करें, यदि समय है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो योगा तो हमेशा करना है, हर पल जहाँ भी वहाँ पर सजग रहना है। ये तो एक प्रक्रिया हो गया कि भाई आपको इतनी फुलफिल करनी है।